बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ अल्कोहल। तो हम रोज़ाना कोई ना कोई स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के एक पॉइजन को कवर कर रहे हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम उन पॉइजन्स को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत मरतबा आ चुकी है। तो आपको इन वीडियोस के अंदर उन पॉइजन की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी जो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है। मैं उन पॉइजन को रिवाइज ही नहीं करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में कभी आई नहीं है, लेकिन उन पॉइजन्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देके जो एग्ज़ाम में बहुत मरतबा आए हैं। और आज मैं बहुत 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 वाली बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मरतबा बता चुका हूँ। तो अल्कोहल के अंदर जो एग्जाम्पल आती है वो एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल होती है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड की हुई है कि मैथेनॉल मैथेनॉल का जो ऑर्डर होता है वो होता है फेंट स्पिरिट लाइक, लेकिन जो होती है अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल इसका भी स्पिरिट लाइक ऑर्डर होता है, लेकिन इसका फेंट होता है मैथेनॉल का एज कम्पेयर टू एथेनॉल। अब अल्कोहल एक गुड न्यूट्रिएंट है और आपको पता है कि अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से HDL का लेवल ज़्यादा हो सकता है, ओके। लेकिन ये पॉइजन के तौर पे बिहेव कर सकती है, ठीक हो गया। और जब इसको ज़रूरत से ज़्यादा लिया जा सके, यानी अगर 1 गिलास से ज़्यादा 2 गिलास या 3 गिलास लिया गया तो इसकी वजह से ये पॉइजन वगैरह बन जाती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले आपने ओरली अल्कोहल को लिया तो GIT से एब्जॉर्ब होने के बाद स्पेसिफिकली 90% इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सो 90% एब्जॉर्प्शन तो 100% होती है, लेकिन उस 100% एब्जॉर्प्शन का 90% का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर और रिमेनिंग 10% अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म किडनी और लंग्स के अंदर होता है। आप किडनी और लंग्स को भूल जाओ, लीवर को आपने याद रखना है। तो लीवर के अंदर 90% मेटाबॉलिज्म होता है। और आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि एथेनॉल को मेटाबॉलाइज करने वाले 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज सिस्टम और दूसरा होता है माइक्रोसोमल एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम MEOS, ठीक हो गया। ये वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज सिस्टम होता है। जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वाला सिस्टम होता है या मैकेनिज्म होता है, ये स्टोमक के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब पहले जब हम अल्कोहल को लेते हैं तो फिर इसका मेटाबॉलिज्म स्टोमक से स्टार्ट होने के बाद लीवर तक जाता होता है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोसोमल एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम है ये सिर्फ लीवर के अंदर ही पड़े हुए होते हैं। और कहते हैं कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम की इंडक्शन हो सकती है लेकिन रीनल डिहाइड्रोजिनेज की इंडक्शन नहीं हो पाती। बाकी 3-4 डिफरेंस और भी है जो हमने फार्माकोलॉजी में कवर किया है। अल्कोहल का मेटाबॉलिक रेट है जो आपने याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी कैलोरिक वैल्यू भी लिखी हुई है, आप सिर्फ एक मतलब देख लेना 0.7, ठीक है। 0.7 मेगा कैलोरी या 700 किलो कैलोरी आप याद रख लेना, ठीक है। और इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। क्या अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर अल्कोहल लेती है तो फिर जो सिंड्रोम होगा इनके न्यू बॉर्न बेबी के अंदर उसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसमें जो बेबीज हो गए उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन आती है, ग्रोथ रिटार्डेशन आती है, फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह आ सकती है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि जो अल्कोहल है स्टूपेफाइंग एजेंट है, ठीक हो गया, बेहोश करने के लिए, गनुदगी तारी करने के लिए काफ़ी होता है। अब अल्कोहल की जो पॉइजनिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। और दोनों ही पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है उसको आप एडिक्शन बोलते हो, ठीक हो गया। तो अल्कोहल पॉइजनिंग वगैरह, ठीक है। अब एथेनॉल या अल्कोहल आपको पता है कि ये CNS के अंदर हमने पढ़ा था और ये CNS के अंदर डिप्रेसिव ड्रग के अंदर आती है, CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती है। और ये चलती है डिसेंडिंग ऑर्डर से, सबसे पहले चलेगी कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से नीचे आने की कोशिश करेगी मेडुला की तरफ, ठीक हो गया। अब इसकी 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के बंदा शुरू में तो काफ़ी पुरजोश हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपना होश हवास खोना शुरू कर देगा। फाइनली वो कोमे के अंदर बेहोशी वाली ठीक है स्टेट के अंदर जा सकता है। तो पहला स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, तीसरा स्टेज ऑफ नार्कोसिस या कोमा वगैरह भी बोल देती है उसको। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर पहले ये कॉर्टेक्स को डिप्रेस कर देती है, कॉर्टेक्स को डिप्रेस कर देगी तो फिर इसकी जजमेंट और बिहेवियर पावर थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। फिर इनकोऑर्डिनेशन, जो हमारे मोटर सेंटर्स होते हैं और बेसल गैंग्लिया होते हैं, उनके डिप्रेशन की वजह से इनकोऑर्डिनेशन, और फिर नीचे आएगा मेडुला, मेडुला के अंदर वाइटल सेंटर्स होते हैं, उनके डिप्रेशन की वजह से नार्कोसिस और कोमा वगैरह आ सकते हैं। तो फिर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट किस वजह से आती है, कॉर्टेक्स की डिप्रेशन की वजह से, इनकोऑर्डिनेशन आती है मोटर कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया की वजह से, मोटर सेंटर्स होती है सेरिबेलम वगैरह। और तीसरी स्टेज ऑफ नार्कोसिस या कोमा ये किस वजह से आती है, मेडुला की डिप्रेशन की वजह से, ठीक हो गया। ये वाली स्टेज कब आती है, 5 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये वाली आती है 100 से लेकर 300 और ये वाली अबव 300। इन तीनों के कंसंट्रेशन को देख लेना, बाकी साइन सिम्टम डिफरेंट होते हैं। अब इस स्टेट के अंदर सबसे पहले बंदा काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता, प्लेयर महसूस करता, यूफोरिया एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हायर सेंटर की इनिवेशन हो गई है, ठीक हो गया। अल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बंदे के अंदर शाइनेस खत्म हो जाती है, बंदा लाफ
करता रहता है, गालियाँ देना शुरू कर देता है, काफ़ी एंग्री बनना शुरू हो जाता है, फेस का फ्लश हो जाएगा, कंजक्टिवा कंजेस्टेड होती है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है। लाइट और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स अभी तो इंटैक्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लगिश वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर ब्रेथ में देखें तो ब्रेथ के अंदर, इसकी सांस के अंदर अल्कोहल की बू आ रही होती है, पल्स काफ़ी फास्ट होती है, टैकीकार्डिया होता है, ठीक हो गया। इसके बाद है स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन। इसके अंदर 3 चीज़ों की इनकोऑर्डिनेशन होगी। पहली चीज़ कि वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या होगी और वो क्या बोल रहा है, थॉट, स्पीच और एक्शन, इसकी इनकोऑर्डिनेशन होगी। कब स्टार्ट होगी, 100 से लेकर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर। अब इसमें जो मेमोरी होती है रिसेंट इवेंट की, कि अब क्या होने वाला है, जिसको अब एंटीरोगेट एमनीजिया वगैरह ये आ सकता है। स्पीच इनकोहेरेंट होती है, स्लर्ड होती है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता होता है, यानी रिस्पॉन्स करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आइज़ की मूवमेंट इम्पेयर्ड होती है, जो विक्टिम है उसमें हिकअप्स वगैरह, हिचकियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस को ख़राब कर देती है, ठीक है। मेडिकली ये इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसमें जजमेंट नहीं हो पाएगी, तो इस जजमेंट के ना होने की वजह से होमिसाइडल, एक्सीडेंटल या दूसरे क्राइम्स वगैरह हो सकती है स्टेज की वजह से। ओके, इसके बाद स्टेज ऑफ नार्कोसिस, लास्ट वाली स्टेज या स्टेज ऑफ कोमा। इसके अंदर पेशेंट होगा, पहले डीप स्लीप में जाएगा जिसमें वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर पाएगा, लेकिन इसके बाद वो ऐसे स्लीप में जाएगा जिसके में उठना मुश्किल ही नामुमकिन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैकवेन साइन। इस साइन में होगा क्या, नॉर्मली पीपल कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं लेकिन इस स्टेज के अंदर पीपल डायलेटेड थे। आप फर्क को नोट कर लेना, पीपल डायलेट थे, पीपल इसमें आके कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। अब लेकिन अगर आप उसके नेक की या फेस की स्किन को पिंच करते हो तो वो पीपल को इनिशियली डायलेट करता है, लेकिन फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज की तरफ वापस आ जाते हैं और आपको फाइन लैटरल निस्टैग्मस भी देखने को मिलता है, जो कि ये शो करता है कि मेडुला आपका काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, ठीक हो गया। फाइनली हमारे मेडुला के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होती है, तो उनकी पैरालिसिस वगैरह, डेथ वगैरह हो सकती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फेटल डोज होती है, फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा ऊपर ले ले तो ये फेटल डोज है और इसका ड्यूरेशन 12 से लेकर 24 घंटे होता है। डायग्नोसिस करनी है अल्कोहल पॉइजनिंग की, तो पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन के, क्लिनिकली जो वार्ड्स के अंदर हम एग्जामिन किस तरह से करते हैं, किसने शराब पी या नहीं, फिर सैंपल की कलेक्शन वगैरह हम देखेंगे। ओके, फिर ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग का पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, फिर इसके बाद उन्होंने क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग को लेवल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका बिहेवियर नोट करेंगे कि पेशेंट एक्साइटेड, टालकेटिव या अब्यूसिव तो नहीं है। उसके कपड़ों को देखेंगे, अगर कपड़े बेतरतीब है तो उसका मतलब उसने अल्कोहल पी हुआ है। कंजक्टिवा को हम एग्जामिन करेंगे, अगर कंजक्टिवा कंजेस्टेड है तो उसका मतलब वो अल्कोहल इसने पी हुई है। या आइज के अंदर फाइन लैटरल निस्टैग्मस है, टंग काफ़ी ड्राई या कोटेड होती है, स्पीच स्लर्ड इनकोहेरेंट होती है, मेमोरी एंटीरोगेट एमनीजिया देखने को मिलता है, एटैक्सिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक हो गया। ओके, रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्लगिश होते हैं, रिएक्शन टाइम काफ़ी बढ़ जाता होता है। इसके अलावा अनयूजुअल एक्शन जैसे वॉमिटिंग है, हिकअप्स है, एग्रेसिव मूड्स है, बेल्चिंग वगैरह, इरप्टेशन वगैरह, अजीबोगरीब आवाज़ निकालना, ठीक है। सैंपल की कलेक्शन, ब्लड वाला, वाइट्रस, ह्यूमर, CSF, यूरिन, सिर्फ आपने नाम नोट करने हैं। ब्रेथ वगैरह का सैंपल ये भी लेते होते हैं और इसमें ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लैवेज करेंगे। गैस्ट्रिक लैवेज के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करोगे वार्म वाटर के अंदर। पेशेंट को आपने वार्म रखना है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ आपने आइसोटोनिक सलाइन देना पड़ेगा और परगेटिव्स वगैरह, इंट्रावेनस हाइपरटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन की। अगर वॉमिटिंग होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन की इनहेलेशन, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या होगी। एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर उसके कपड़े डीअरेंज हो गए, ठीक है, उसमें ब्लड और वॉमिट इसका स्ट्रेन होगा। रिगर मोर्टिस बहुत ज़्यादा देर में स्टार्ट होती है, बहुत देर में ख़त्म होती है। टंग काफ़ी ज़्यादा ड्राइड होगी, फ्यूर्ड होगी, ब्रूसेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर अल्कोहल सिपरेट लाइक ऑर्डर होगा, ब्लड और फ्लूइड डार्क होती है, ब्रेन एडीमा देखने को मिलेगा, स्टोमक के अंदर गैस्ट्राइटिस, पैनक्रेटाइटिस, एडीमा वगैरह देखने को मिलेगा। क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग जिसको अल्कोहल एडिक्शन बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। आप मेनली CNS के अंदर एपिलेप्सी, पॉलीन्यूरोपैथी, वर्निकेस, कोर्साकॉफ सिंड्रोम। आपको पता है कि अल्कोहल को लेने की वजह से स्पेसिफिकली क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको बोलते हैं बेरी डिजीज, ठीक है। तो आपको बेरी डिजीज देखने को मिल सकेगा। बोन के ऊपर ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड में मैक्रोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, ये इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन में सूडोकोशिंग सिंड्रोम वगैरह, आप इन सबको एक मतलब एडिट कर लेना। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिंड्रोम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिलीरियम ट्रीमेंस है, कोर्साकॉफ साइकोसिस और तीसरा एक्यूट हेलोसिनोसिस। डिलीरियम ट्रीमेंस में होगा क्या कि पहली बात है कि ये एक्साइटमेंट की स्टेट है। इसके अंदर होगा क्या कि ये वाला
कि जो इसमें बंदे को काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन वाली थॉट्स आती रहती है, 3 से लेकर 4 दिन तक जाती है। अब वजह क्या होती है कि किसी ने कोई ड्रिंक ज़्यादा ले लिया, कुछ ज़्यादा ले लिया और फिर इसने अचानक उसको छोड़ दिया और इसके साथ साथ कोई एक्यूट इन्फेक्शन था, उसकी वजह से जो हेलुसिनेशन होती है तो उसको बोलते हैं डिलीरियम ट्रीमेंस, ठीक है। तो ये एक्यूट इंसेनिटी होती है। इसमें मेन सिम्टम क्या होती है, बंदा सो नहीं सकता, ट्रेमर्स वगैरह होती है, हेलुसिनेशंस होती है, बंदे को पता नहीं किसी अनजानी चीज़ का कोई खौफ होता है, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है। कोर्सकोफ साइकोसिस के अंदर हेलोसिनेशन है, डिसोरिएंटेशन है, एंटीरोगेट एमनीजिया होता है, ठीक हो गया। एक्यूट हेलोसिनोसिस के अंदर पेशेंट को ऑडिटरी हेलोसिनेशन और डिलीजन होती है, ठीक है। और इसकी वजह से बंदा दूसरा कोई अपने आप को भी कत्ल कर सकता है। होमिसाइडल या सुसाइडल टेंडेंसी भी काफ़ी कॉमन होती है। तो ये अल्कोहल पॉइजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी एमसीक्यू और एससीक्यू आती है अल्कोहल वाले से, खास करके डिफरेंट कंसेंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आप इसको देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना।